Welcome back once again in session number 2 of discussion DBT-JRF 2019 question answer session. So dear friend, comes to the next question. कहता है competitive inhibition पेन ले लें हम, ठीक है. Competitive inhibition of an enzyme can be reduced by. आप थोड़ा सा मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन को ध्यान से याद करने की कोशिश करो. आप जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में क्या कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं, तभी तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं उनको. अब जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तैसे तैसे इनहिबिटर क्या होगा, वहां से गायब होने लगेगा, एक्टिव साइट छोड़ेगा, क्योंकि सेम साइट होता है ना, सेम साइट होता है आपके सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए और सेम साइट होता है इनहिबिटर को बाइंड करने के लिए. तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तैसे तैसे एक्टिव साइट से इनहिबिटर क्या होगा, बाहर आने लगेगा. सो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, what will happen? The active site will release inhibitor and substrate will bind. So option number 2 is the right option for that answer. समझ में आया? और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप जाकर के मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन को पढ़ें एक बार ध्यान से. यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक फंडा अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ओके, और इस पर मैं लेक्चर भी बनाया नहीं हूँ, अगर बनाऊंगा तो मैं डालूंगा तो आपको ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए बैक्टीरियल एमआरएनए इज सेम एज. अब बात कर रहा है डीएनए ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब जरा याद करो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एमआरएनए से क्या बनता है, सीडीएनए बनाया जाता है. ठीक है, ये फंड आपको दिमाग में रखना है. तब जरा सोचो कि क्या हो रहा है. तो एमआरएनए कहाँ से बनता है, सेंस स्ट्रैंड से बनता है. तो जो सीडीएनए मिलेगा वो कैसा होगा, एंटीसेंस से मैच करेगा. तो राइट ऑप्शन इज ए. सो एंटीसेंस स्ट्रैंड से वो सिमिलर होगा. स्टैटिन, स्टैटिन इज ए इनहिबिटर विच बाइंड कॉम्पिटिटिवली टू HMG-CoA. हम आपको बताएंगे HMG-CoA क्या है. टर्पीन बायोसिंथेसिस में जाएंगे या कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में जाएंगे तो HMG-CoA यानी HMGR रिडक्टेज एंजाइम की बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा रोल है. तो वो कैसे एक्शन करता है, कैसे उसके एक्शन मैकेनिज्म है, कैसे वो पोटेंशियल है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में भी. और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोलेस्ट्रॉल जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनको स्टैटिन टैबलेट्स दिए जाते हैं. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ल्यूकोट्राइन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स के बीच में. ओके, समझ में आई बात. चलिए अब है हम बात कर लें. ठीक है, चलिए तो पहले हम इसको इरेज कर लें. अब देखिए, स्टैटिन एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग HMG-CoA रिडक्टेज. HMG-R जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो HMG-R को कॉम्पिटिटिवली क्या करता है, बाइंड करता है, कि इनके जो स्ट्रक्चर हैं समहाउ सिमिलर है. ठीक है, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ मैवलिनेट पाथवे. मैवलिनेट पाथवे क्या है, टर्पीन बायोसिंथेसिस का दो पाथवे है, कि MBA पाथवे है, कि MEP पाथवे. MBB जो MBA पाथवे है ये कहाँ चलता है, साइटोसॉलिक इन्वायरमेंट में चलता है, और MEP पाथवे कहाँ चलता है, क्लोरोप्लास्ट में चलता है. ठीक है, तो एक कैसे चलता है, नहीं चलता है, क्योंकि हम टर्पीन बायोसिंथेसिस यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे तो वहाँ पे हम जाएंगे नहीं, हम वापस आ जाए. बिकॉज स्टैटिन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू कोएंजाइम ए, HMG-CoA. On a molecular level, they will fit into enzyme active site and compete with the native substrate of HMG-CoA. अब एक कॉम्पिटिटिव अभी हम बात किए हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, तो स्टैटिन उसी मैनर में काम करता है. देखिए एक दूसरे से डीबीटी ने कैसे एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कैसे कोरिलेट कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब आप इसको अच्छे से पढ़ें. तो स्टैटिन क्या करता है, इसी HMG-CoA को रोक देता है, मेवलोनिक एसिड बनने से रोक देता है. तो नीचे का कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पूरा क्या है, ठीक है, समझ में आया. चलिए अब हम बात करें आगे की. तो अब हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की. तो इसको थोड़ा डिलीट कर लें. प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से बनता है, सारे आर्कियोडोनिक एसिड से यानी लिपिड बायोसिंथेसिस से रिलेट करते हैं. इनको हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे. तो प्रोस्टाग्लैंडिन are produced in near all cells and are a part of body way that deal with injury and illness.
प्रोस्टाग्लैंडिन तब बनता है जब आप इलनेस में हो या आपको इंजरी हो, तो इसे एक दूसरे नाम कहते हैं थ्रोम्बेक्सिन। थ्रोम्बेक्सिन क्यों कहते हैं कि स्टिमुलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को और हील करता है आपके डैमेज को। अगर कहीं इंजरी होगी, कट गया, तो थ्रोम्बेक्सिन को प्रमोट करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल that control several different processes depending on their part of the body where they are active. Prostaglandin made at a site of a tissue of damaged infection and thereby it can cause inflammation, pain and fever at a part of healing area or healing process. जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं तो आपको पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फीवर हो सकती है, बिकॉज दीज आर द नेचर। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं तो उस एरिया में इन्फ्लेमेशन अक्सर हो जाता है और आपको कहीं से भी कटेगा छटेगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं, मोटा हो जाता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ पे बनने लगते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल वे क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश हमें करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस CSR में पूछता है और DBT भी पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना दिमाग में बैठा के। द केमिकल रिएक्शन दैट मेक्स प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व इन सेवरल स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज कैरिड बाय एंजाइम कॉल्ड साइक्लोऑक्सीडेज। साइक्लोऑक्सीडेज हैव टू कंपोनेंट्स, दो एंजाइम मेनली होते हैं इनके, साइक्लोऑक्सीडेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीडेज 2। साइक्लोऑक्सीडेज 1 इज बेसिकली फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, ये हमेशा चलते रहता है, बेसलाइन है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है बेसलाइन हमारे बॉडी में होना चाहिए, तो बेसलाइन बनाने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है साइक्लोऑक्सीडेज 1। व्हेन बॉडी इज इंजरी और सीवियर अटैक हुआ, आपको कोई इलनेस हुआ, कोई पैथोजन आपके बॉडी में गया, तो व्हाट बॉडी विल डू, it will start producing cyclooxygenase 2. So ये क्या करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेस जो 2 है एक्टिवेट करेगा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन which help your body to respond to that particular injury. समझ में आया प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस और कैसे इसके एंजाइम्स उसको रेगुलेट करते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको पाना है तो आप पढ़िए, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लिपिड बायोसिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस है, चाहे आप गैरिशम उठा लो, चाहे लैलेंजर उठा लो, किसी भी बुक में बहुत अच्छे से डिस्कस है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ जाइए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करते हैं। ए फीटस which one of the following karyotype will not survive at birth। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। एक बात आप मुझे बताओ, हमारे पास क्या है, हर जीन के कहते हैं ना 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के पास है। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम क्या है, ऑटोजोम है, और 2 क्रोमोसोम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स सेक्स है और दूसरा एक्स वाई है, एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड एक्स पैटर्न इज गिव राइज टू ए फीमेल इंडिविजुअल। समझ में आई बात इतना? चलिए, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन की नॉर्मल सी स्टोरी है। अब ये कह रहा है कि कौन सा कैरियोटाइप नहीं जी पाएगा और क्यों नहीं जी पाएगा, इसका रीजन देखिए। एक्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ने सुना ही होगा, एक्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। अगर कोई भी डाउनी सिंड्रोम या माल्डी सिंड्रोम में बहुत सारे होते हैं, स्लाइड्स में मैंने नीचे सबसे नीचे में एक आपको स्लाइड्स दिया है जिसमें हमने सारे सिंड्रोम जो क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण जो डिजीज होते हैं, पटाउ सिंड्रोम, काइडू-चाइल्ड सिंड्रोम, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। एडवर्ड सिंड्रोम कैसे क्या होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर कोई क्रोमोसोम जा रहा है, अगर वाई जा रहा है तो बच्चा जिंदा रहेगा विथ डिफेक्ट्स। नॉर्मल बच्चा कभी पैदा नहीं होगा, आप नॉर्मल ही होगा, बट हाँ वो सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम ही नहीं होगा तो बहुत सारे डिजीज जो हैं, बहुत सारे डिजीज उसको तुरंत पकड़ लेंगे। एक्स लिंक डिजीज कहाँ है ही नहीं, एक्स क्रोमोसोम, सोचो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको होने शुरू हो जाएंगे। तो वैसा कैंडिडेट, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल रेदर देन वाई। बिकॉज सी में देख रहा हो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नहीं है, बट इस केस में भी इंडिविजुअल जिंदा रहता है। और आपको बताना है 45 + X0 कौन सा कंडीशन कहलाता है और कौन सा क्रोमोसोमल एबरेशन डिजीज के अंदर ये आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, इनको हम डिलीट करें। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेल कैरिंग 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर completion of mitotic telophase, how many chromatids will appear in metaphase? अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझने के लिए आपको मियोसिस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी ए है 1, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 21, तो क्रोमोसोम्स कितने हो गए दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 42। अब ये 42 जब माइटोटिक टेलोफेज खत्म हो गया तो कितने क्रोमोसोम बचे, ये। अब ये क्रोमाटिड्स के लेवल में जाएंगे तो आपको पता है कि एक सिंगल क्रोमोसोम एनाफेज में जाएगा तो ये ऊपर बढ़ जाएगा, ये नीचे बढ़ जाएगा, तो क्रोमाटिड्स कितने हो जाएंगे 42 इंटू 2 दैट इज 84। सो राइट ऑप्शन इज सी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ल्यूकोट्राइन्स मैंने अभी भी बताया कि सारे के सारे जो सिंथेसिस होते हैं आर्कियोडोनिक एसिड से बनते हैं। आर्कियोडोनिक एसिड एक लिपिड है, ठीक है। अब एक ल्यूकोट्राइन्स की तरफ जाता है और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस के तरफ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको मैंने था कि आर्कियोडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनाता है तो यहाँ पे 2 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2। नॉर्मल में साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और जब सीवियर कंडीशन होता है तो साइक्लोऑक्सीजनेज 2, जब आपको कोई पार्टिकुलर इंजरी होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ए तो भैया हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस के। देखिए थ्रोम्बेक्सिन इसी लीनिएज से आर्कियोडोनिक एसिड से ये बना, और आर्कियोडोनिक एसिड से ही आपको ल्यूकोट्राइन्स भी बनेंगे, यानी 2 पाथ में है। आर्कियोडोनिक एसिड एक इधर जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा, और इधर जाएगा तो क्या बनाएगा ल्यूकोट्राइन। तो ल्यूकोट्राइन बायोसिंथेसिस के लिए 5 लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इस एंजाइम को अगर हम ब्लॉक कर दें, और मेडिसिन भी हैं, अगर इनके ब्लॉकर्स हम लोग यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो हम इस तरह के पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स क्या है, एक्चुअली ये जाता है और 5 लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक कर देगा तो आपको दर्द का जो आपको जो फीलिंग्स है बंद हो जाएगी। खास करके जितने भी जो पेन किलर्स हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस, ये इसी सब पाथवे से रिलेटेड होते हैं। चलिए तो आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 5 लिपोऑक्सीजनेज है वो धीरे धीरे जाएगा, तो LT4, LTB, A4, B4, C4, D4, E4, इस तरह से ल्यूकोट्राइन्स के अलग अलग लेवल्स बनाता है, और इनके रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं, और ये सारे रिसेप्टर्स कहीं ना कहीं GPCR से कंट्रोल होते हैं। यानी GPCR क्या है, सबसे प्रिमिटिव अगर कोई आपके अगर सेल सिग्नलिंग रिसेप्टर है तो GPCR है। इसीलिए सेल सिग्नलिंग मैंने आपको कहा है कि बहुत अच्छे से पढ़िए, सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो LTB4 है, LTC4 है, ये बेसिकली 2 जो हैं एंटागोनिस्टिक नेचर के, और इनके वाइडली यूज हैं बायोलॉजिकल रोल को कंट्रोल करने में। जैसे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस जब है तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो हैं न्यूट्रोफिल्स है रिक्रूट करता है, वहाँ पे एक्स्ट्रावेसेशन होता है ना, फिर वेसिकुलर लीकेज होता है, फिर वहाँ से दूसरी जगह ये सारे जो न्यूट्रोफिल्स है वहाँ से निकल के जाता है। तो एक्स्ट्रावेसेशन कैसे होता है न्यूट्रोफिल की, फिर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस की बात हो गई, यहाँ पे हम फिर ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो अस्थमा के पेशेंट्स में भी ल्यूकोट्राइन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो इन सब सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप जिलोटोन आप डालेंगे तो जिलोटोन क्या करेगा, 5 लिपोऑक्सीजनेज को ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये पूरा इधर का पाथवे क्या हो जाएगा, नीलवट्टा सन्नाटा, इधर का जो पाथवे है वो बनना बंद हो जाएगा, ल्यूकोट्राइन बनना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? और जब आप ये 2 जब ड्रग डालेंगे तो ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स जो LDC, LTB4 है, LTC4 है, D4 है, तो खास करके C4 और D4 को ये क्या करता है, बंद कर देता है। तो ये जैसे ही रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपको पेन का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई स्टोरी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको एक रिसर्च आर्टिकल दिया, अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक हो, अगर आप ज़्यादा सीखने का शौक रखते हैं तो इस पेपर को पढ़ें, यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस टॉपिक्स, ओके। थैंक यू सो मच। और इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे बस उनको मैंने लिख करके आपके सामने रखा है
ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही 13 नंबर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े। मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय, और इसका लेक्चर आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ डिस्कस है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी मैंने डिस्कस नहीं किया है, हम अपकमिंग लेक्चर में क्रोमेटोग्राफी भी कर देंगे, ये मेरा टारगेट है, हम करेंगे। तो माल्टीटॉफ, जेल फिल्ट्रेशन और एसटीएस पेज, इन तीनों के थ्रू आप किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मास को बता सकते हैं, नो डाउट। बट क्रोमेटोफोकसिंग इज जस्ट ए टेक्निक। इनको हम आईपी के बेसिस पे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे किसी भी प्रोटीन को अलाइन करने की टेक्निक है। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास की कहाँ बात हुई? तो क्रोमेटोफोकसिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर मास डिपिक्शन, सो मॉलिक्यूलर मास कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय क्रोमेटोफोकसिंग। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? क्रोमेटोफोकसिंग। अब आगे चलते हैं। लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सेल्फ हिला इज नोन एज। सेल्फ हिला, जैसे आप सुने होंगे कि कभी भी HLA मैचिंग की जाती है। HLA मैचिंग कब होती है? जब MHC, तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो MHC में ही है HLA का टॉपिक। तो ये क्या करता है? बेसिकली टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बेसिक हम इनसाइड नहीं जाएंगे क्योंकि इट विल रियली टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस। सो हम इसको सिंपली लेके चलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम खर्च नहीं करना चाहते हैं और आपका कम से कम शॉर्ट वीडियो में ही हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। अब है नेक्स्ट हार्डी-विंगिंग लॉ। इसको आप दोस्तों इतना अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने अपने ग्रुप में भी इस पर वीडियो डाला था, शायद बच्चों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है? जो कैपिटल बी होता है ना, तो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल बी यूज किया है। तो इसकी जो जीन फ्रिक्वेंसी दी गई है वो इतना दी गई है और इसका ए दिया गया है। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होता है? P + Q = 1। तो यहाँ पे हो रहा है 1 हो रहा है। आपको पूछ रहा है हेट्रोजाइगस, क्या? What will be the percentage of heterozygous individual in the population? तो हेट्रोजाइगस क्या होता है? 2pq। जब इसको स्क्वायर करोगे, आपने पढ़ा होगा ना, p + q का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? p, और वो इधर 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा? p² + q² + 2pq। तो ये दोनों क्या है? ये डोमिनेंट के हो गए, ए रिसेसिव के हो गए, और ए क्या हो गया? ये दोनों होमोजाइगस हैं, बट दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो आपसे पूछ रहा है इसी हेट्रोजाइगस कंडीशन के पॉपुलेशन का परसेंटेज। तो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन का क्या करेंगे? 2 × pq, वेयर p आपको सारा कुछ दिया हुआ, आपको कुछ नहीं करना था, बस 2pq के वैल्यू को 2 से आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था, इट विल कम अप्रोक्स इतना। सो फॉर हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन आप क्या करोगे? परसेंटेज में पूछ रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम अप्रोक्स 30.78, और जब इसको अप्रोक्स करोगे तो 31 कहाँ मैच हो रहा है? इससे मैच हो रहा है। तो राइट ऑप्शन इज सी। समझ में आया? तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ में आया बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस? तो इसका आंसर है बी। इसको आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इन पर डिस्कशन करना कोई हमारे लिए मतलब उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑल DNA स्ट्रैंड कंटेन 4 क्रोमोसोम that are labeled. Okay, after one division, how many chromosome in daughter cell is having labeled DNA? अब मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट है भैया। 4 क्रोमोसोम शुरू में जब आपने स्टेन किया था, रेडियो लेबल किया था, तो अब वो आगे कैसी भी जनरेशन में जाएगा तो सेम नंबर ऑफ DNA ही लेबल्ड होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही लेबल्ड होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 4। समझ में आया कहानी? मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट को आप देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। Which one of the following statement is incorrect about facilitate diffusion? Facilitate diffusion के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है? अब देखिए डिफ्यूजन कैसे होता है, along concentration gradient और against? ऑब्वियस सी बात है, along concentration gradient होता है। तो यहाँ पे साफ बता रहा है it work against concentration gradient, which is a कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट। सो राइट ऑप्शन इज डी। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत हमें भी नहीं है, आप भी मत पढ़ो, ठीक है। और आप तो पढ़ो बिकॉज ईच एंड यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी ऑप्शन, ओके, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
variable number of tandem repeats, that is called BNTR. So BNTR is basically responsible for using a technique that is DNA fingerprinting, not footprinting. DNA fingerprinting और footprinting मैंने डिस्कस कर रखा है, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे जाएं, सर्च करें, आपको अच्छे से वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोवाइन स्पॉन्गिफॉर्म, ठीक है, इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, ये जो डिजीज है खास करके प्रियॉन्स से होते हैं, तो वायरस, प्रियॉन्स, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन ICMR के लिए आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब 22 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is used to study the structural details of biological tissue using freeze fracture technique। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के थ्रू आप मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कौन सा जरूरत पड़ेगी? ट्रांसमिशन, क्योंकि आपको अंदर देखना है, ट्रांसमिट करना है और अंदर के बाइलेयर लिपिड को देखना है। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक में आप लोग कौन सा यूज करोगे? तो यूज तो करोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन कौन सा? ट्रांसमिशन रादर देन स्कैनिंग। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया? तो माइक्रोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, which one of the following assure the prevention of polyspermy of the egg that is called a cortical region। खास करके जब आप पढ़ेंगे सी अर्चिन डेवलपमेंट तो वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जनरली रिकॉग्नाइज एंटीसिन एसोसिएटेड विथ, आप बताइए कि कौन सा MHC साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ इन्वॉल्व है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 1, ओके। नाउ विथ रेफरेंस ऑफ प्रोटीन precipitation by organic solvent, which one of the following statement is correct। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर A ऑप्शन इज राइट, बट मैं आपको बता दूं इट डिपेंड ऑन द चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। which with the reference of protein precipitation by organic solvent, which one of the following statement is correct। तो राइट ऑप्शन आपका B है rather than A, ठीक है। A इसका राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो है पीएच से डिपेंडेंट है, पीएच से इन्फ्लुएंस होती है प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन पे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, वी विल कंटिन्यू द अपकमिंग सेशन। बाय, टेक केयर।